Hello friends, we are live now. This is Hamid and welcome to GK GS and Historical. लड़कियों की शादी को लेकर कैबिनेट से जो प्रस्ताव पारित हुआ है उसी पर आज हम खुलकर चर्चा करने के लिए आपके बीच लाइव आए हैं। इसके अंदर लड़कियों की जो एज पहले 18 थी उसे अब बढ़ाकर 21 करने की बात की जा रही है। तो आइए हम देखते हैं क्या इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं, क्या इसके निगेटिव एस्पेक्ट हैं और सोसाइटी पर क्या इसका प्रभाव पड़ सकता है। फ्रेंड्स, अगर ऐसा हुआ, अगर मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि कुछ फ्रेंड हमारे मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, बार बार पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी शादी फिक्स हो चुकी है, हमारी जो महिला पार्टनर है उनकी एज 21 से कम है, तो क्या हमारे ऊपर अगर हम लोग कुछ करते हैं तो कुछ दिक्कत आ सकती है क्या। तो उनको हम बता देना चाहते हैं कि ये जो है अभी कैबिनेट से इसे मंजूरी मिली है और किसी भी बिल, किसी भी विधेयक को कानून का रूप लेने में, कानून का रूप धारण करने में, एक्ट बनने में उसे 4 मरहलों से होकर गुजरना होता है। नंबर 1, कैबिनेट से उसे पास होना ज़रूरी होता है, फिर उसे लोकसभा में पेश किया जाता है, लोकसभा से उसे पास होना चाहिए। तीसरा, फिर राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा से उसे पास होना चाहिए। चौथा, प्रेसिडेंट के सामने उसे रखा जाता है, प्रेसिडेंट वगैरह की सिग्नेचर चाहिए इसमें। तो ये अपने आप में एक लॉन्ग प्रोसेस है। तो जिनकी भी डेट फिक्स हो गई हुई है वो बेफिक्र होकर के अपनी शादी करें, एक दूसरे के साथ टाइम पार्टिसिपेट करें, एक दूसरे को समझें, एंजॉय करें, क्योंकि ये अपने आप में लॉन्ग प्रोसेस है, काफ़ी लंबा टाइम इसमें लगने वाला है। अगर सपोज कीजिए कि गवर्नमेंट आनन फानन में आकर सभी जगह से इसको पास भी करा लेती है, तो फिर भी इस तरह के जो कानून बनते हैं, जो सोसाइटी से जुड़ा हुआ होता है, उसमें कुछ टाइम दिया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपना डेट पहले ही फिक्स कर लिए होंगे। तो उनके लिए क्या किया जाए, अगर कोई वो ऐसा शादी करते तो क्या उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। तो ऐसा नहीं है, इसमें कुछ टाइम दिया जाता है ताकि वो सही से अपने काम को, शादी वगैरह को कंप्लीट कर ले। तो अब हम देखते हैं कि इसके क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं, लड़कियों को इससे क्या फ़ायदा पहुंचने वाला है। सबसे बड़ा फ़ायदा जो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि लड़कियाँ फिजिकली, मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग हो पाएगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि WHO का कहना है कि लड़कियों की शादी की जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो 20 ईयर होनी चाहिए। अगर 20 साल से कम है तो फिर उन्हें वो फिजिकली स्ट्रांग नहीं हो पाती है, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जो आगे हम मेंशन कर लेंगे। दूसरा फ़ायदा जो सबसे बड़ा ये होगा कि लड़कियों को एजुकेशन का सही समय मिल पाएगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि आपको भी पता होगा कि इंडिया में मैट्रिक 10th करते हुए स्टूडेंट की एज जो है 15-16 हो जाते हैं। आप ही देखिए, अगर आप 18 साल में शादी कर देते हैं, गोया कि तो आप तो उनको ग्रेजुएशन करने का भी मौका नहीं दिए। इस ज़माने में जो एजुकेशन इतना इम्पोर्टेंस है, इतना महत्व है, उसमें आप ग्रेजुएशन तक भी उनको मौका नहीं दे रहे हैं। कहा जाता है एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन वी कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। यानी एजुकेशन बहुत ही पावरफुल हथियार है जिसको यूज़ करके तुम पूरी दुनिया को चेंज कर सकते हो। और आप ही बताइए, इस ज़माने में आप उनको ग्रेजुएट होने का भी मौका नहीं दे रहे हैं। हम अब कुछ लोगों का कहना होगा कि लड़कियां तो भाई शादी के बाद भी ग्रेजुएट कर सकती है। ऑफ कोर्स आपका कहना सही है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है, कोई दो राय नहीं है, नो डाउट वो कर सकती है। लेकिन जो एजुकेशन में कंसिस्टेंसी चाहिए ना, जो एक फ़्लो चाहिए, जो एक रेगुलरिटी चाहिए, वो नहीं बन पाती है, जिसकी वजह से वो बहुत अच्छा नहीं कर पाती है। इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जो शादी के बाद UPSC तक क्लियर करी हुई है, लेकिन वो न के बराबर हैं। उसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते हैं सभी पर। तो एक तो ये होगा कि उनको एजुकेशन के लिए सही समय मिलेगा, और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि उसकी मैच्योरिटी इन्हांस होगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि मैच्योरिटी यूं ही नहीं आ जाती है। मैच्योरिटी को बढ़ने के लिए, परिपक्वता को बढ़ने के लिए उसमें सही एज की ज़रूरत होती है, सही एक्सपीरियंस की ज़रूरत होते हैं, सही ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होती है। जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ते हैं, जैसे जैसे ऑब्जर्वेशन बढ़ते हैं, वैसे वैसे उसकी मैच्योरिटी बढ़ती जाती है। तो एक तो ये होगा। और बताया जाता है कि शादी को लेकर के जो मैच्योरिटी चाहिए वो 18 साल में डेवलप नहीं हो पाया होता है, ये एक्सपर्ट का कहना है। तीसरा फ़ायदा ये होगा कि वो अपने कैरियर को लेकर के सही डिसीजन ले पाएगी। जब उनको सही समय मिलेगा एजुकेशन में, तो वो अपने कैरियर पे सही डिसीजन ले पाएगी। कि आप भी देख लीजिए,
जब हम 18 साल के होते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप नहीं हो पाई होती है कि हमारे लिए कौन सा प्रोफेशन बेटर होगा, कौन सा पेशा हमारे लिए बेटर है, कौन सा बेहतर है, कौन सा हम काम करें, क्या क्या स्किल मेरे अंदर है, किस चीज़ में मेरी रुझान बढ़ रही है। इस चीज़ का डिसीजन हम 18 साल के एज में नहीं कर पाते हैं। सभी लोग अपने ही ऊपर इसको अप्लाई करेंगे तो सभी को पता चल जाएगा। तो जब उनको सही समय मिलेगा, सही टाइम मिलेगा, तो वो अपने कैरियर पे भी अच्छा डिसीजन करेंगी। जब वो अपने कैरियर पर डिसीजन सही लेंगी ना, तो आगे चलकर हस्बैंड के ऊपर से डिपेंडेंसी उनका कम होगा। जिस तरीके से हमारे सोसाइटी में जो वाइफ होती है कम्प्लीटली डिपेंड रहती है, ख़ासतौर से रूरल एरिया में। शहरी क्षेत्र में तो काफ़ी अवेयरनेस देखने को मिल गया है और काफ़ी वो लोग अवेयर भी हो चुके हैं, लेकिन रूरल एरिया में आज भी बहुत कमी है। जो वाइफ होती है वो कम्प्लीटली डिपेंड रहती है अपने हस्बैंड पर। तो ये अगर ऐसा होता है तो फिर डिपेंडेंसी भी कुछ उनका कम होगा। और आज का जो महंगाई का ज़माना है, सामान इतने महंगे हो गए हैं, तो इसमें भी वो अपने हस्बैंड को कुछ कंट्रीब्यूट करेगी घर को आगे बढ़ाने में। और क्वालिटी एजुकेशन भी आज अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज की बात है। बच्चों को, एडल्ट की बात हम नहीं करेंगे, एडल्ट के लिए तो बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, वो अपनी पढ़ाई कर ले रहे हैं, लेकिन बच्चों को उनका बेस कैसे सही किया जाए, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और क्वालिटी एजुकेशन कितना कॉस्टली हो चुका है, ये चीज़ आपको भी पता है। अगर दोनों लोग मिलकर अर्निंग करेंगे तो अच्छे से बच्चों की पढ़ाई लिखाई होगी, अच्छे से घर आगे की तरफ रन्स होंगे। अगर ये कानून पास हो जाता है तो ये सब फ़ायदे हमें देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि लड़कियां जो है वो फिजिकली स्ट्रांग हो पाएंगी, क्योंकि आपको भी पता होगा लाखों मौतें ऐसे हो रही हैं कि वक्त से पहले उनकी शादी कर दी जाती है, जिसकी वजह से वो फिजिकली स्ट्रांग नहीं होती है और डिलीवरी के टाइम जाते जाते वो अपना दम तोड़ देती है। तो इसका भी रेशियो कुछ ना कुछ घटेगा अगर एज बढ़ाई जाएगी, तो ऐसा नहीं है कि नहीं घटेगा। और यूनिसेफ, जिसको हम यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड कहते हैं, उसका एक डेटा है इंडिया को लेकर। इंडिया के पर्सपेक्टिव में उसने कहा है कि 27% वीमेन की शादी 18 साल से पहले इंडिया में कर दी जाती है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए सरकार ने एक कमेटी बनाई और इस कमेटी की अध्यक्षता जो है जया जेटली जी को सौंपी गई। कमेटी का काम ये था कि जगह जगह जाकर वो सर्वे करे, जगह जगह जाकर लोगों का रिस्पॉन्स ले, औरतों की क्या ओपिनियन है, गर्ल्स की क्या ओपिनियन है, उसकी क्या राय है, उसको वो कलेक्ट करे, फिर एनालाइज करके वो रिपोर्ट दे। तो रिपोर्ट जो दी है, जिसमें ये पता चला है कि ज़्यादातर लड़कियां यही चाह रही हैं कि एज बढ़ना चाहिए। तो गवर्नमेंट जा कर के इस चीज़ को कैबिनेट में पास करी है और ये अपने आप में सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा कदम है। वो हम इसलिए कह रहे हैं कि ये अपने आप में बहुत प्रशंसा के लायक है। जो भी आप कानून लेकर आ रहे हैं, जिसके हित में आप लेकर आना चाहते हैं, उससे आपको तो ओपिनियन ले ही लेना चाहिए कि वो किस नज़र से देख रहे हैं, उसकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज़ को लेकर के। तो इस मैटर में इन्होंने ये किया है, तो अपने आप में ये काबिले तारीफ़ कदम है। दूसरी बात करें तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, संविधान के नज़र से हम इस चीज़ को देखें, तो जो हमारा फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 उसका भी अब तक के वायलेशन हो रहा था। कैसे वायलेशन हो रहा था वो हम आपको समझा रहे हैं। आर्टिकल 14 कहता है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, यानी सबको बराबर का हक पहुँचना चाहिए। आप ही सोच लीजिए, थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगा लीजिए, एक तरफ 21 एज दे रहे हैं आप बॉयज़ को और गर्ल्स को 18 एज दे रहे हैं, 18 साल का आप एज दे रहे हैं, तो कहाँ से समानता हुआ? एक तरफ 21 है, एक तरफ 18 है। फिर आर्टिकल हम 15 की बात करें तो 15 कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, रिलीजन, सेक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी हम सेक्स, रिलीजन, कास्ट के बुनियाद पर हम कोई फ़र्क पैदा नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। और आप ही बताइए, अब सेक्स की बुनियाद पर अब तक के डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था या नहीं हो रहा था? एक तरफ एक सेक्स को आप 21 दे रहे हैं, एक तरफ अब तक के आप 18 दे रहे थे। तो अब तक के आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 जो है इसका वायलेशन हो रहा है। तो ये चीज़ भी ख़त्म होगी और एक अच्छा बदलाव हमें देखने को मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि परिवर्तन ऐसे ही हो जाता है। कहा जाता है ना कि चेंजिंग इज़ द लॉ ऑफ नेचर, यानी जब भी हमें ज़रूरत महसूस होती है, जब भी हमको ऐसा लगता है कि नहीं कुछ चेंजिंग होनी चाहिए, तो उसमें चेंजिंग किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है, अमेंडमेंट किया जाता है, संशोधन किया जाता है, तरमीम किया जाता है। तो वैसे ही अगर हम इसी कानून पर हम एक नज़र उठाकर देख ले तो सबसे पहले 1891 में लड़कियों की शादी की एज 12 साल मुतय्यन की गई थी, उसको तय किया गया था। फिर अगर हम आगे बढ़े 1929 में जा कर के इसे 14 साल किया गया। फिर हम आगे बढ़ें तो 1949 में इसे
15 साल किया गया, फिर उसके बाद संशोधन करके 1978 में इसको 18 साल किया, जो अब तक के चल रहा है। तो ये चीज़ें थी। तो हमने बताया कि ये सब इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट थे। अब हम देखते हैं कि इसके क्या निगेटिव एस्पेक्ट हो सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो लिविंग रिलेशनशिप का चलन थोड़ा बढ़ जाएगा। अब गर्ल्स कहेंगी कि भाई हमारी एज तो 18 साल हो चुकी है, हम इसके लिए इंडिपेंडेंस हैं, हम जिसके साथ चाहे रहें, जिसके साथ जो चाहे हम अपना निर्णय लें। तो नहीं, ऐसा नहीं है। पता है, अभी हमने आपको मेंशन किया था कि जो मैच्योरिटी जो है ना, जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है, जैसे एक्सपीरियंस बढ़ते हैं, जैसे जैसे ऑब्जर्वेशन बढ़ते हैं, वैसे वैसे मैच्योरिटी भी बढ़ती है। तो अभी आपकी 18 साल में उतनी मैच्योरिटी नहीं आई है। अभी आप कह रहे हैं ना कि हमारी लाइफ है, हम जो निर्णय लें, हम जहाँ चाहे, जैसे चाहे, जिसके साथ चाहे रहे। लेकिन जैसे आपकी एज बढ़ेगी ना, तो आप खुद अपना जब कम बैक कीजिएगा, रिव्यू कीजिएगा अपने पुराने निर्णय पे, पुराने डिसीजन पे, तो आपको लगेगा कहीं ना कहीं हमने गलत डिसीजन लिया था। तो खैर ये बात है कि थोड़ी बहुत लिविंग रिलेशनशिप की चलन बढ़ सकती है इससे। लेकिन दुनिया की कोई भी चीज़ आप उठाकर देख लीजिए, दो एस्पेक्ट से खाली नहीं है, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट और एक निगेटिव एस्पेक्ट। अगर इसमें इसी चीज़ को देख लीजिए, अगर इसमें 10-12 फ़ायदे हैं तो ज़रूर 1-2 नुकसान भी हो सकते हैं। तो 1-2 नुकसान को हमको कम करने की कोशिश करना चाहिए, उसको इसी वजह से निगलेक्ट किया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि इसमें 10-12 फ़ायदे हैं तो 1-2 नुकसान की वजह से हम इसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे। तो इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये कोशिश किया जाए कि उसको ये तो अपनी अवेयरनेस की बात है हम कि कैसे इसको कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये ऐसा होता है तो बहुत परिवर्तन सोसाइटी में, समाज में देखने को मिलेगा। ये थी, अगर आप चाहते हैं कि इस चीज़ को लेकर कि कोई भी अपडेट नोटिफिकेशन के रूप में सबसे पहले आप पाएँ, तो प्लीज़ GK GS एंड हिस्टोरिकल को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपके ऊपर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। और अगर आपको लगता है कि किसी भी तरीके से आपके नॉलेज में कुछ इजाफा हुआ है, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग।